आवर्ती दशमलव संख्या क्या है और आवर्ती दशमलव संख्या पर आधारित जितने भी प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कस इस क्लास में किया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आवर्ती दशमलव संख्या, जैसा नाम से ही लग रहा है कि यह एक विशेष प्रकार की दशमलव संख्या ही होती है। दशमलव संख्याएं आपने बहुत बार देखी है, 2.5, 3.57, 2.9, इस प्रकार की बहुत सारी दशमलव संख्याएं देखी हैं। लेकिन आवर्ती दशमलव संख्या एक विशेष प्रकार की ही एक दशमलव संख्या है। इसको हम लोग समझते हैं और समझने के पहले हम लोग ये जान ले सबसे पहले कि दशमलव संख्या होती क्या है। तो देखें, मैथ में जितने भी प्रकार की संख्याओं का हम लोग अध्ययन करते हैं उसमें ये बताया गया है कि दाशमलविक संख्या प्रणाली के अनुसार किसी भी संख्या को लिखने का अपना एक नियम होता है और वो नियम ये है कि मैथ में चाहे जिस प्रकार की कोई भी संख्या हो उसको हम लोग दशमलव संख्या में ही लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 को यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है। दाशमलविक संख्या प्रणाली के अनुसार इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे मान लें कि कोई भिन्न संख्या या परमेय संख्या है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। कोई रूट वाला नंबर है, इसका वर्गमूल 2 आएगा, इसको हम लोग दाशमलविक संख्या प्रणाली के अनुसार ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक कोई भी दशमलव संख्या उठाते हैं, इस दशमलव संख्या में प्रायः 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग पूर्णांक होता है तो दूसरे भाग को हम लोग अपूर्णांक बोलते हैं। इस अपूर्णांक वाले भाग को ही हम लोग दाशमलविक भाग बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी दशमलव संख्या में ये जो दशमलव वाला भाग है, जहां पर आप देख सकते हैं 0.25, तो इसको हमको दशमलव भिन्न बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है 1 बना के उतने 0 से लोग डिवाइड कर देंगे और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो 1/4 आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो दशमलव वाला भाग था यह अब भिन्न रूप में बदल गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी दशमलव संख्या से ये जो हम लोग भिन्न प्राप्त करते हैं यह 2 तरह का होता है। कभी कभी उस भिन्न को जब हम लोग दशमलव के रूप में चेंज करते हैं तो उसमें पूर्णांक वाला भी भाग होता है और अपूर्णांक वाला भी भाग होता है। लेकिन कुछ भिन्न ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल के रूप में लिखते हैं तो उसमें पूर्णांक वाला भाग नहीं होता है। तो यह कब होगा, जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके दशमलव वाले भाग में केवल नंबर होगा और पूर्णांक वाला भाग में कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक दूसरा दशमलव संख्या हम लोग उठाते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं कि जब इसको मैंने भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया तो 5/4 आया और यहाँ पर हर छोटा है। जब हर छोटा वाला भिन्न रहेगा तो उसका डेसिमल में हमेशा पूर्णांक वाला भी भाग कोई नंबर आएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि पूरे मैथ में ये जो भिन्न संख्या या परमेय संख्या होती हैं ये एक प्रकार के भाग के प्रश्न होते हैं।
और कभी भी आपको दशमलव संख्या अगर प्राप्त करनी हो तो वो हमेशा परमेय संख्या या भिन्न संख्या से प्राप्त होती है। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हम लोग हर का अंश में भाग देते हैं, हर का अंश में भाग देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुल 5 भिन्न संख्याओं को मैंने लिया है और इनका डिवाइड किया है, भाग किया है। इसका मैंने इसमें भाग किया है तो आप देख सकते हैं कि ये हमको दशमलव संख्या प्राप्त हुई 0.25। इसका मैंने इसमें भाग दिया है तो आप देख सकते हैं कि ये प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका शेषफल कभी शून्य नहीं हो रहा है। और यहाँ और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और यहाँ पर हमने जो भाग किया है इसमें देखिए 1 तो फिक्स है, लेकिन 6 बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने जब 7 को भाग दिया तो यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हर एक अंक चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से मैथ में भाग के जो प्रश्न होते हैं भिन्न संख्या वाले, जब हम लोग भाग की क्रिया करके जब एक दशमलव संख्या प्राप्त करते हैं तो हमको ये अलग अलग दशमलव संख्याएं देखने को मिलती हैं। तो आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक भिन्न संख्या से जब हम लोग दशमलव संख्या बनाते हैं तो हमको कितने प्रकार की ये दशमलव संख्याएं प्राप्त होती हैं और उन दशमलव संख्याओं का नाम हम लोग अलग अलग क्या दे सकते हैं। तो मैथ में ये जो भिन्न संख्याएं होती हैं ये भाग के प्रश्न होती हैं और इन्हीं भाग के प्रश्नों को करके हम लोग दशमलव संख्या को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भाग की क्रियाएं की गई हैं इसके आधार पर हम लोग देखते हैं तो ये जो भिन्न संख्याओं का जो दशमलव रूप होता है वो 2 तरह का होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि हम लोगों को समझना है आवर्ती दशमलव संख्या। जहां पर मैंने आपसे कहा था कि आवर्ती दशमलव संख्या भी एक दशमलव संख्या ही है, लेकिन यह कुछ विशेष प्रकार की दशमलव संख्या है। तो हम लोग भिन्न संख्या में भाग की क्रिया करके जो दशमलव संख्या प्राप्त करते हैं तो ये भाग की क्रिया करने के बाद जो दशमलव संख्या प्राप्त होती है यह 2 तरह की प्राप्त होती है। एक क्या होती है, एक हम लोग जब भाग क्रिया करते हैं तो शेषफल शून्य आ जाता है, मतलब भाग क्रिया रुक जाती है। और एक ऐसी भाग क्रिया होती है जहां पर शेषफल शून्य नहीं होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो जब भाग की क्रिया करने पर जब शेषफल शून्य आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव या भाज्य दशमलव, या उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और यदि भाग की क्रिया या दशमलव रूप यदि शांत नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग या अभाज्य या अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल की, यानी जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है। तो यह भी 2 तरह का होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जब 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिया 12, यानी यहाँ पर शेषफल शून्य हो जाएगा। तो जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे पूर्णतः विभाजित, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। ध्यान दीजिएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर इसकी बात करें, जैसे 1/4 की बात करें, तो जब आप 4 से भाग 1 में लगाएंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। इसको पूर्णतः विभाजित करने के लिए डेसिमल पार्ट ले जाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, 4 दूना 8 और ये 4 5 20। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से विभाजित तो है, लेकिन चूंकि इसको विभाजन करने के लिए डेसिमल बार ले जाना पड़ा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे आंशिक रूप से विभाजित है। इसी प्रकार से आप 1/8 में भी भाग की क्रिया आप करके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहां पर यह भी आंशिक रूप से विभाजित होगा। तो आपको यहां पर एक चीज समझना होगा कि जब वो
डेसिमल नंबर जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब वो आंशिक रूप से विभाजित होगा, तो वो किस प्रकार से उसको लिख सकते हैं, वो 0.2 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। इस प्रकार से वो आंशिक रूप से पूर्ण विभाजित डेसिमल नंबर होगा। अब जैसा कि कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, तो बहुत सिंपल करना है आपको। क्या करना है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, केवल डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर आएगा वो, और जितने अंक के बाद दशमलव बना रहेगा 1 बना के उतने जीरो से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, और जो भिन्न संख्या प्राप्त होगी उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, जब डेसिमल हटाएंगे तो 25 आएगा, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 चौका 100, यानी अंश में 1 और हर में 4 आएगा। और कभी कभी देखिए, शुरू में मैंने आपसे बताया था कि ये दशमलव संख्या में पूर्णांक वाला भी भाग हो सकता है, तो इसमें भी डेसिमल जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर 125 आएगा, और 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा है तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, यानी 5/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग शांत दशमलव को भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जैसे मैं आपसे एक भिन्न संख्या लिखता हूँ, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने 8/9 एक भिन्न संख्या लिखता हूँ, और आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका जो दशमलव रूप होगा वह शांत होगा कि अशांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका जवाब हम लोग कैसे क्विक टाइम में देंगे, इसको आइए हम लोग सीख लेते हैं। तो कोई भी भिन्न संख्या का दशमलव रूप टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यह पता कैसे लगाएं हम लोग क्विक टाइम में। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि इसके लिए हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल या तो 2 आए, या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, सॉरी, या 2 या 5 दोनों आए, तो हम लोग कह देंगे कि भिन्न संख्या का दशमलव रूप टर्मिनेटिंग प्राप्त होगा, यानी शांत प्राप्त होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो वह कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे आप देखिए कि इसके हर का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो केवल 5 की पावर 1 ही आएगा, यानी 5 एक बार आएगा। तो कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव रूप प्राप्त होगा वह टर्मिनेटिंग प्राप्त होगा। अब इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर जब इसके हर का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है, तो इसका भी दशमलव रूप टर्मिनेटिंग प्राप्त होगा। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, 2 × 5, यानी 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 दोनों आया है, तो इसका भी दशमलव रूप टर्मिनेटिंग प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 125 की हम लोग बात करेंगे तो 5 × 5 × 5, यानी 1 की पावर 5/3 हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है, तो इसका भी दशमलव रूप कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब हम लोग 15 की बात करते हैं, 3 × 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो इसका जो डेसिमल रूप जो होगा वह टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी अशांत दशमलव होगा। यानी जब भाग की क्रिया करेंगे तो उसका शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। शांत दशमलव की बात हो जाने के बाद अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी ऐसे भाग की जिसका शेषफल कभी 0 नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह 2 तरह का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग की क्रिया करके मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। जैसे 1/3 में मैंने भाग दिया है,
तो यहाँ पर शेषफल नहीं शून्य हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं हुआ है, लेकिन एक तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 6 रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसमें भी शेषफल शून्य नहीं हुआ है, लेकिन इसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ये तीनों प्रकार की जो संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं, ये नॉन टर्मिनेटिव तो हैं, लेकिन इनके गुणों के आधार पर इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसको हम लोग रिकरिंग या रिपीटिंग बोलेंगे, या हिंदी में आवर्ती दशमलव भिन्न बोलेंगे। अभी जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि आपको सिखाएंगे आज की क्लास में आवर्ती दशमलव संख्या, और मैंने आपसे कहा था कि आवर्ती दशमलव संख्या भी यह दशमलव संख्या का एक स्पेशल रूप है। तो वो कैसा रूप है, अब आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसी दशमलव संख्या होती है जिसमें असात दशमलव तो होता है, लेकिन उसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन होता है। जब किसी भी अंक का रिपीटेशन होगा तो उसको हम लोग आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे, या उसको इंग्लिश में हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे या रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। और ऐसे दशमलव को हम लोग भिन्न या परिमेय के रूप में दोबारा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अंकों का जो रिपीटेशन है यह भी 2 तरह का है। इसमें देखिए एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें एक अंक का रिपीटेशन होने के साथ साथ एक अंक अलग से दूसरा भी आया है जो फिक्स है। तो जिसमें एक ही अंक का रिपीटेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध आवर्ती यानी प्योर रिकरिंग, और जिसमें जिस अंक का रिपीटेशन होगा उस अंक के अलावा कोई अदर दूसरा अंक भी आ जाएगा जो रिपीट नहीं होगा, फिक्स होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अशुद्ध आवर्ती। और आवर्ती दशमलव को लिखने का अपना एक रूल होता है, जो आप अभी देखिए, आपने देखा होगा कभी दशमलव संख्याओं के ऊपर बार का यूज होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे, मैं आपको बता दूं कि आवर्ती दशमलव संख्या को ही बार के रूप में लिखा जाता है, लेकिन लिखने का अपना एक रूल होता है। देखिए कैसे, जिस अंक का रिपीटेशन बार बार हो रहा है उसी अंक के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। यहाँ पर 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे या डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध आवर्ती दशमलव में यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा तो इसके ऊपर बार नहीं लगेगा, 6 का रिपीटेशन हो रहा तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पर देखिए 2525 का रिपीटेशन हो रहा है तो 0.25 के ऊपर बार लगा देंगे। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर 0.125 125 125 की, अब इसको बार के रूप में यदि आपको लिखना है तो मैं आपको बता दूं इसके 2 रूल हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, 125 रिपीटेशन हो रहा है तो तीनों के ऊपर बार लगा दें, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.125, आप 1 के ऊपर बार और 5 के ऊपर बार लगा देंगे, तब भी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 125 बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान देना है, कभी भी ये 0. जैसे 125 लिखा हुआ है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें जब आप बार का यूज करेंगे तो इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते 0.12 ये ऐसे, और लास्ट में बार नहीं लगा है, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी जब आप भाग की क्रिया करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेशन के बाद ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बार जाके रुक जाए। तो यहाँ पर बिना लास्ट में, लास्ट जो डिजिट है वो विदाउट बार का नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर चाहे शुद्ध आवर्ती हो चाहे अशुद्ध आवर्ती हो, उन सभी को हम लोग परिमेय के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर नॉन रिकरिंग नंबर की बात करते हैं, तो देखिए नॉन जो रिकरिंग नंबर होता है
वो भी अशांत होता है जरूर, लेकिन उसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए हम बोलेंगे इसको नॉन रिकरिंग बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी नॉन रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग जो नंबर डेसिमल नंबर होता है वह परिमेय नहीं होता बल्कि अपरिमेय होता है। अपरिमेय का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग भिन्न रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग भिन्न रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग रिकरिंग नंबर को भिन्न या परिमेय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि रिकरिंग नंबर से भिन्न संख्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आइए आवर्ती दशमलव को भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे यह सीखते हैं। जैसे एक आवर्ती दशमलव लेते हैं, 0.3 बार लेते हैं। अब इसको हमें भिन्न रूप में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस आवर्ती दशमलव को x के बराबर मान लेंगे, और जब बार हटाएंगे हम लोग तो जिस अंक के ऊपर बार लगा है उसको हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करते हैं कि दशमलव का निशान यदि एक अंक के बाद लगा है तो हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से आप गुणा करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, यानी दशमलव का निशान एक अंक आगे खिसक जाएगा तो ये प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब 2 में से 1 को जब आप घटाएंगे तो लेफ्ट में 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि ये पूर्णांक वाले भाग में से 3 में से 0 घटा तो 3 आया, और अपूर्णांक में ये पूरा का पूरा घट के 0 हो गया तो 3 आ गया। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 इधर आ जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि इसका जो भिन्न रूप प्राप्त होगा 1/3 प्राप्त होगा। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से काफी एक टाइम टेकिंग है, तो ऐसे में ट्रिक्स द्वारा कैसे इसे कम समय में कैसे करेंगे इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए यही आवर्ती दशमलव था, इसका रूल याद रखिए। आपको क्या करना है कि पहले बार को आपको हटा देना है। बार को हटाने के बाद दशमलव के इधर मतलब अपूर्णांक में जो नंबर बचेगा, दशमलव हटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप लिख देंगे, फिर माइनस इसी अपूर्णांक वाले भाग में जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उसको आप माइनस कर देंगे, और जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतना 9 से आपको डिवाइड करना है। तो एक अंक के ऊपर बार लगा तो एक सिंगल 9 से हम लोग भाग दे देंगे। अब घटाएंगे तो 3/9, अब इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। नहीं समझोगे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए पहले डायरेक्ट आप यहां पाइए, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि दशमलव का निशान हटाने के बाद अपूर्णांक वाले भाग में जो नंबर है उसको पूरा लिख दीजिए, फिर माइनस जितने अंकों पर बार नहीं लगा वो लिखिए, राइट। तो यहां पर अपूर्णांक वाले भाग में कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसके ऊपर बार नहीं लगा था, तो उसको हम लोग क्या किए थे कि 0 मान लिए, समझ गए। अब नीचे वाले को देखते हैं हम लोग कि अपूर्णांक वाले भाग में केवल 6 लिखा है, फिर माइनस कोई भी अंक नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, फिर एक अंक के ऊपर बार लगा तो एक 9 से भाग कर दिए, यहां पर सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिए आप, यहां पर देखिए इन दोनों उदाहरणों में पूर्णांक में 0 था, लेकिन यहां पर पूर्णांक में 1 आ गया। तो याद रखिएगा कि पूर्णांक में जब भी कोई नंबर आ जाएगा तो उस नंबर को आप अलग से लिख देंगे, और अभी जो ऊपर मैंने रूल बताया था वही रूल आपको इस अपूर्णांक वाले भाग में अप्लाई करना है। तो आपने इस 1 को अलग कर दिया, तो इस पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 0/9। इस 1 को अलग रखिए, इसको हल करेंगे 3/9, यानी 1 सही 1/3 आ गया, और इसको भिन्न रूप बदलेंगे तो 4/3 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए पूर्णांक भाग में 2 आया तो 2 को अलग कर दिया, यहाँ 6 - 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अंक पर जिस पर बार नहीं लगा है तो 0 लिख देंगे।
एक सिंगल लाइन से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 8/3 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, इसमें पूर्णांक में कुछ नहीं है, तो पूर्णांक में जब 0 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब 25 माइनस बिना बार वाला कोई भी अंक नहीं है तो 0, फिर 2 अंकों के ऊपर बार लगा तो 99 से भाग देंगे, तो यहाँ 25/99 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूर्णांक भाग में कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बार को हटाएंगे तो 16 और माइनस कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो -1। फिर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक अंक के ऊपर बार लगा तो 1 9। अब जितने अंकों पर बार नहीं लगा रहेगा उतना आप 0 बढ़ा देंगे, तो 15/90 काट देंगे तो बटा 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पूर्णांक में 2 आ गया तो मैंने शुरू में क्या किया 2 को अलग कर दिया। फिर अब ध्यान दीजिएगा, जब बार हटाएंगे तो 16 पर माइनस कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा, एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा तो वो कौन सा है 1 है, बटा 90 हो जाएगा, क्योंकि एक बार के लिए 1 9 और बिना बार वाला एक अंक है तो 1 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 सही हो गया, ये 15/90 हुआ, इसको भिन्न रूप में ऐसे लिखेंगे, समझ सकते हैं आप। आइए कुछ और उदाहरणों की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आवर्ती दशमलव है, इसको भिन्न रूप में लिखना है। अभी मैंने आपसे कहा कि पूर्णांक में कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करना है, जब बार हटाएंगे तो कितना बचेगा 125 बचेगा, कोई भी ऐसा अंक नहीं जिसके ऊपर बार नहीं लगा तो -0 बटा 3 अंकों के ऊपर लगा है बार, तो यहाँ पर 999 हो जाएगा, यानी 125/999 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूर्णांक में 4 है तो 4 सही कर दीजिए। अब यहाँ पर जब बार हटाएंगे तो 257 और माइनस कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, 25 के ऊपर बार नहीं लगा तो -25 बटा कितने अंक के ऊपर बार लगा है, तो एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 1 9, और कितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है तो 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 सही आप घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 बटा ये 900 हुआ। इसको आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8, 2 5 10, 0 हुआ। अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, अब नहीं कटेगा, यानी आ गया 4 करेक्ट 58/225 प्राप्त हुआ। अब इसको देखिए, पूर्णांक में कुछ भी नहीं है, जब बार हटाएंगे तो 132 बचेगा, माइनस कितने अंकों के ऊपर नहीं लगा है बार, 13 के ऊपर नहीं लगा है, एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 9, यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है तो 00 हो गया। ये घटा देंगे आप तो 9 3 12 हुआ, ये 1 हुआ, 1 हुआ बटा 900 हुआ। अब ये नहीं कटेगा तो इसका भिन्न रूप ये प्राप्त होगा। इसको आप देख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि पूरे अंकों के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पर हम लोग पूर्णांक में कुछ नहीं लिखा तो 425 बटा 3 अंकों के ऊपर बार लगा तो ये 999 हुआ। तो इस प्रकार से आप आवर्ती दशमलव को भिन्न रूप में ऐसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। आवर्ती दशमलव संख्याओं पर जोड़ और घटाव की क्रिया कम समय में कैसे करेंगे, आइए ट्रिक द्वारा समझते हैं। देखिए, अभी तक जो आपने रूल सीखा है उसके अनुसार इसको आपका योगफल अगर ज्ञात करना है तो हम लोग जनरली इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9, 4/9 और 6/9। अभी जो मैंने आपको सिखाया कि आवर्ती से भिन्न कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हर इसका बराबर है, तो हर जब इसका बराबर है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं कि उसके अंश को जोड़ सकते हैं और ये 13/9 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में करना ये तो आसान है, लेकिन सब प्रश्नों में ये ऐसे नहीं बनेगा। जैसे आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, 13 लिखूं प्लस 0.3 बार लिखूं प्लस 0.125 बार लिखूं, और इसको मैं जोड़ने को कहूं अगर, तो आप क्या लिखेंगे,
आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 12 बाई आप 90 लिख सकते हैं। अभी रूल मैंने आपको बताया था, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं 125 बटा ये 999 लिख सकते हैं। अब इसको इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भिन्नों का जो हर प्राप्त होगा वह अलग अलग प्राप्त हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर तो हर बराबर थे, लेकिन यहां पर हर बराबर नहीं है। और यदि दूसरे क्वेश्चन दें तो उसमें हर और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे में इस नियम के द्वारा आवर्ती दशमलव का जोड़ और घटाव इजी नहीं होगा, कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे में हम लोग कुछ अलग से कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसके द्वारा विद इन सेकेंड हम लोग इजली तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको आपको जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिक द्वारा क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ केवल आपको 3 कॉलम बनाना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 कॉलम। पहले कॉलम में क्या लिखना उसको बड़े ध्यान से सुनिए। पहले कॉलम में आपको उन संख्याओं को लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। उन संख्याओं को लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, ये आपके अभ्यास में आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें बार किस पर नहीं लगा है, 0 पॉइंट पर। इसमें बार नहीं लगा किस पर, 0 पॉइंट पर। इसमें बार लगा नहीं है, 0 पॉइंट पर। पहले कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है, दूसरे कॉलम में जो आवर्ती अंक हैं, मतलब जिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है या जिन अंकों पर बार लगा हुआ है, उसको आपको बीच में लिखना है। लेकिन कितनी बार लिखना है ये आपको पता लगाना होगा। ये पता कैसे चलेगा, इसको पता लगाने के लिए पूरे प्रश्न में जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो पहले वाले में 1 अंक के ऊपर, दूसरे वाले में 1 अंक के ऊपर, तीसरे वाले में भी 1 अंक के ऊपर। तो इन तीनों वन का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों वन का एलसीएम 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आवर्ती दशमलव में बीच वाले कॉलम में आपको 1-1 अंक लिखना है। तो 4 का रिपीटेशन हो रहा तो 4 को एक बार ऐसे लिखेंगे, 3 का रिपीटेशन हो रहा तो एक बार ऐसे लिखेंगे, 5 का रिपीटेशन हो रहा तो 5 को ऐसे लिखेंगे। और लास्ट वाले कॉलम में आपको याद रखना है कि जो रिपीटेशन हो रहा है उस अंक को आपको डबल बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 2 बार ऐसे लिख दिए, 3 को 2 बार ऐसे लिख दिए, 5 को ऐसे 2 बार लिख दिए। बस, आसान है। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। हमेशा कहाँ जोड़ेंगे, राइट से जोड़ेंगे। इधर से जोड़ेंगे तो देखिए आप समझ सकते हैं 12 आया, इसको जोड़ेंगे 13 कैरी 1, 12 13 कैरी 1 और एक यहाँ पर 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया। आपको याद रखना है कि ये वाला जो तीसरा वाला कॉलम है इसका आंसर से कोई मतलब नहीं होगा। क्रिया को तो करेंगे लेकिन आंसर लिखते समय इसका आंसर से कोई मतलब नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, बीच वाला जो अंक होता है या नंबर होता है ये रिपीटेशन यानी बार वाला होता है, और यहाँ पर ये जो नंबर होता है ये पूर्णांक वाला होता है। तो आप देख सकते हैं पूर्णांक में क्या आया, पूर्णांक में 1 आया है। यहाँ पर डेसिमल 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसलिए 3 के ऊपर बार लगा दिए। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे का जो योगफल आएगा 1.3 बार आएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि पहले वाले कॉलम में जिसके ऊपर बार नहीं लिखा है उस नंबर को लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले नंबर में 0.2 के ऊपर बार नहीं लगा है और दूसरे वाले नंबर में 0.5 के ऊपर बार नहीं लगा है, ये मैंने लिख दिया। बीच वाले में
आपको रिपीटेशन वाले टर्म को लिखना है। तो इसके लिए मैंने कहा था आपसे कि सवाल में यहाँ पर 2 अंकों पर बार लगा है और यहाँ पर 1 अंक पर बार लगा है, इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम 2 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपीट होने वाला पद है आपको उसको 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर 7 5 रिपीट हो रहा है तो इसको 2 बार कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको 2 बार कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा था कि जो रिपीट होने वाला पद है आपको 2 बार लिखना अनिवार्य है, ये लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो जब आप जोड़ेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, तो 5 3 8 और 7 3 10 कैरी 1, 5 3 8 1 9 और 7 3 10, 5 2 7 1 8, क्या हुआ, 8 प्राप्त हुआ। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहां पर 0 हुआ। अब यहां पर जब आप आंसर लिखेंगे तो ये जो तीसरा वाला कॉलम है इसका कोई मतलब नहीं है सवाल से। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर जब आप लिखेंगे आप तो 0.8 मतलब ये बिना बार वाला नंबर है। और ये 09 क्या है, ये 09 रिपीट हो रहा है इसलिए यहां पर इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। तो इसका जो योगफल प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। आइए हम लोग इसके योगफल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि पहले कॉलम में उस नंबर को लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो आप ध्यान दें, यहां पर देखिए दशमलव के आगे 1 अंक पर बार नहीं लगा है, इसमें दशमलव के आगे 2 अंकों पर बार नहीं लगा है। इसके पहले आप देख रहे थे कि दशमलव के आगे बराबर अंकों पर बार लगा था। तो जब बराबर अंकों के बार नहीं लगा होगा तो आपको उस अंक को पहले लिखना होगा जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा अंकों पर बार नहीं लगा है, और इसके ही बराबर आपको दूसरे वाले नंबर को भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए दशमलव के आगे केवल 1 अंक है तो इसको भी आपको 2 अंक करना होगा। और 2 अंक करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको अलग से समझिए। जैसे 5.125 है तो आप 2525 को आप जब ब्रेक करेंगे ऐसे अनंत बार जब ले जाएंगे तो इसमें से क्या हुआ, तो इसमें से 2 आपको निकाल लेना बाहर। जब आप 2 बाहर निकाल लेंगे तो अब रिपीटेशन 5-2 और 5-2 का होगा, 5-2 का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 अंक इसमें भी कर लेंगे। अब बीच में कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, बीच में कितने अंकों के ऊपर बार लगा है इस पर हमको ध्यान देना है। बीच में कितने अंकों के ऊपर बार लगा है उस पर हमको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या है, यहां पर 2 अंकों के ऊपर बार लगा है और यहां पर 1 अंक के ऊपर बार लगा है। इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी रिपीटेशन वाले पद को 2 बार लिखना है। तो इसमें रिपीटेशन कितने का हो रहा है, 5-2 का हो रहा है। और इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, इसमें रिपीटेशन 9 का हो रहा है। तो इस 9 को आप 2 बार लिख देंगे। अब जो रिपीटेशन वाला पद है इसको लास्ट वाले कॉलम में 2 बार आपको लिखना अनिवार्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 9 2 11, 9 5 14 1 15, 9 2 11 1 12 और 9 5 14 1 15 कैरी 1 है। 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4 पॉइंट, यहाँ 5 में 0 को जोड़े तो 5 आ गया। अब इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ये बिना बार वाला है इसको आपने लिख दिया और तीसरे वाले कॉलम से कोई मतलब नहीं है। 5-2 के ऊपर क्या लगेगा, बीच वाला कॉलम होता है इसके ऊपर बार लग जाता है। तो इस प्रकार से इसका योगफल जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक घटाव के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार नहीं लगा, इसमें 1 अंक के बाद बार नहीं लगा है, तो अधिकतम 2 अंकों के बाद बार नहीं लगा तो इसको लिख लेंगे। अब
इसमें भी 2 अंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आप जब इसको रिपीटेशन करेंगे 1 1 1 1, तो इसमें जब आप 1 को निकाल के यहाँ पर 2 अंक कर लेंगे तो इधर केवल 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, इसमें 1 अंक के ऊपर बार लगा, इनका एलसीएम जो आएगा, इनका एलसीएम 2 हुआ। तो 2 हुआ तो रिपीटेशन वाले पद को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। यहाँ पर आपने रिपीटेशन वाले पद को 2 बार लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी रिपीटेशन वाला पद 7 3 है, इसको आपने 2 बार लिख लिया। और लास्ट वाले कॉलम में रिपीटेशन वाले पद को 2 बार लिखना अनिवार्य है, ये आपने लिख दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सबट्रैक्ट यानी घटाव करना है। तो 11 में से 3 गया 8 और 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 7, 10 में से 7 3 हुआ। यहाँ पर 10 में से 6 4, यहाँ पर 11 में से 4 7 और यहाँ पर 4 में से 2 यानी 2 हुआ। इसका आंसर से कोई मतलब नहीं है। आंसर जो प्राप्त होगा आपको, ये बिना बार वाला नंबर है, बीच वाले नंबर पर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आवर्ती दशमलव संख्या पर जोड़ और घटाना ट्रिक्स द्वारा ऐसे कर लेते हैं। यदि आपको नियम रूल लिखना हो तो यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ये पूरे रूल मैंने लिख दिए हैं अलग से। थैंक यू, नमस्कार।